नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस दिन को मनाने की वजह है कि साल 1971 में इसी दिन द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, उसे अपनाया गया था। यह संधि लागू 1975 में हुई थी। आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। यह संधि आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक महत्व को संरक्षित करने के सबसे पुराने अंतर सरकारी समझौतों में से एक है। 2025 के आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर भारत की 4 वेटलैंड साइट को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है और इसके बाद भारत में कुल रामसर साइट्स हो गए हैं 89। इन 4 साइट्स में सक्कारा कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। वहीं सिक्किम में खेचोपलरी वेटलैंड है और झारखंड में उधवा झील स्थित है। इसके साथ ही भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हो गई हैं। इनकी संख्या हो गई है अब 20। उसके बाद 10 स्थल के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। सिक्किम और झारखंड से पहली वेटलैंड्स को इस सूची में जगह मिल गई है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से गुजरात में इसका सबसे ज्यादा एरिया है। किसी साइट को रामसर स्थल होने के लिए उसे पहले रामसर कन्वेंशन द्वारा तय 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होता है, जैसे कि वो साइट वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल समुदायों को सपोर्ट करता हो, या रेगुलर बेसिस पर 20,000 या ज्यादा वाटर बर्ड का घर हो, या मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो, या ऐसा प्रजनन स्थल, नर्सरी या प्रवास मार्ग हो जिस पर मछलियां निर्भर हों। किसी वेटलैंड को रामसर दर्जा मिलना संरक्षण प्रयासों, वित्त पोषण और वैश्विक मान्यता को बढ़ाता है और इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड्स का जिक्र होता है जिनकी इकोलॉजी में किसी तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के चलते परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। वर्तमान में भारत से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान और मणिपुर की लोकटक लेक शामिल है। इस खबर के महत्व को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल ये पूछा गया था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। दूसरा विकल्प था, जिस देश में आर्द्र भूमि स्थित है उसे आर्द्र भूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। तीसरा विकल्प था, आर्द्र भूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है तथा इसलिए वहां की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा विकल्प था कि इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025-26 पेश किया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 8वां लगातार बजट था। हालांकि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के नाम पर है। उन्होंने 10 बजट पेश किए थे। परंपरागत तौर पर यूनियन बजट को फरवरी के लास्ट डे पर शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ये परंपरा औपनिवेशिक काल से चली आ रही थी और लंदन के टाइम के मुताबिक एडजस्ट की गई थी। लेकिन 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को बदलते हुए बजट को पेश करने का टाइम सुबह 11 बजे कर दिया था। संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर जाना जाता है। इसके जरिए सरकार वित्त वर्ष में होने वाले खर्च और प्राप्तियों का विवरण पेश करती है। ये वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक लागू रहता है। 2017 तक सरकार के 2 बजट पेश होते थे, रेलवे बजट और आम बजट। 2017 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ पेश किए जाने का फैसला लिया गया। 2017 से ही बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट डिवीजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। आइए अब बजट 2025-26 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। बजट की थीम विकसित भारत है। वहीं विकसित भारत को परिभाषित किया गया है। विकसित भारत से मतलब है जहां गरीबी न के बराबर हो, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता 100% हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं हो, 100% स्किल्ड लेबर जिसे मीनिंगफुल काम हासिल हो, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% तक हिस्सेदारी हो और किसान भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना रहे हों। भारत की इस विकास यात्रा में 4 इंजन हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। इस यात्रा का फ्यूल है सुधार।
यात्रा की गाइडिंग स्पिरिट है समावेश और इस यात्रा की मंजिल है विकसित भारत। अब बजट में अनुमानित कुछ आंकड़ों को देखिए। इन्हें अनुमानित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बात वित्त वर्ष 2025-26 की जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। इसलिए सरकार के आंकड़े अनुमानित होते हैं। जैसे उधार के अलावा कुल प्राप्तियां या रिसीट 34.96 यानी 34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय या एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है। कृषि को विकास का पहला इंजन माना गया है। मैंने बताया आपको। कृषि क्षेत्र में हुई घोषणाओं में सबसे अहम है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। इस योजना को राज्यों के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और लो क्रेडिट पैरामीटर्स वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे तकरीबन 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के मकसद से एक राज्यों के सहयोग से कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम को लॉन्च करने की योजना है। इसमें कृषि में अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटा जाएगा। सरकार दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के मकसद से तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन द्वारा अगले 4 सालों तक किसानों से इन दालों की खरीद की जाएगी। ऐसे ही फलों और सब्जियों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार किया जा सके। गौरतलब है कि मखाना एक जलीय फसल है जिसे बिहार के तकरीबन 10 जिलों में उगाया जाता है। भारत में उत्पादित होने वाले कुल मखाने में बिहार की हिस्सेदारी 85% के करीब है। ज्यादातर जिले मिथिलांचल से जुड़े हैं। बिहार के मिथिला मखाना को 2022 में ही जीआई टैग से नवाजा गया था। मखाने में कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और फैट कम पाया जाता है। वहीं इसमें प्रोटीन और मिनरल्स बहुतायत में होते हैं, इसलिए इसे वेट लॉस के लिए एक आइडियल स्नैक माना जाता है। एक डेटा और याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मखाना भारत में ही उत्पादित होता है और भारत में सबसे ज्यादा बिहार में। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स को लॉन्च करने की योजना है। इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर रिसर्च की जाएगी। साथ ही तकरीबन 100 उच्च उत्पादकता वाले बीजों को कमर्शियली उपलब्ध कराने की योजना है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को लॉन्च करने की भी घोषणा हुई है। इसमें कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट को बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए कर दी गई है। विकास का दूसरा इंजन एमएसएमई को माना गया है। इसके लिए प्रमुख घोषणाओं में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की बात कही है। 5 लाख रुपए की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिए जाएंगे। पहले साल में 10 लाख कार्ड्स जारी करने की बात है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स गठित करने की बात भी कही गई है। पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी को लोन मुहैया कराने की योजना घोषित की गई है। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन अगले 5 सालों में दिया जाएगा। फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स को फोकस करते हुए एक योजना शुरू करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। भारत को वैश्विक स्तर पर खिलौनों के निर्माण में ग्लोबल हब बनाने की योजना है। विकास का तीसरा इंजन माना गया है निवेश को। सरकार ने निवेश के लिए लोगों को, अर्थव्यवस्था को और नवाचार को चुना है। लोगों में निवेश के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोगों के पोषण में निवेश किया जा सके। आने वाले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोले जाने की योजना है। सभी सरकारी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा की भी घोषणा हुई है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है। साथ ही 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग खोले जाएंगे। 2014 के बाद खोली गई आईआईटीज में अवसंरचना विकास की बात कही गई है। सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करेगी। 2025-26 तक ऐसे 200 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने की योजना है। 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर को लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत 2033 तक स्वदेशी तौर पर निर्मित 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन और नेशनल जियो स्पेशियल मिशन को लॉन्च करने की घोषणा है।
वहीं निर्यात को विकास का चौथा इंजन माना गया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट यानी BTN की स्थापना की जाएगी, जिसे व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी उन कंपनियों के लिए जो भारत में ही पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। कर व्यवस्था में नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई व्यक्तिगत आयकर देय नहीं होगा। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% और चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो कि 1 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। ट्रंप ने इस फैसले का कारण अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा और विशेष रूप से फेनेटाइल की अवैध आपूर्ति को बताया। फेनेटाइल से हर साल हजारों अमेरिकी नागरिकों की मौत हो रही है। फेनेटाइल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है जो दर्द निवारक और बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मॉर्फिन से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा प्रभावी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से यह जानलेवा साबित हो सकता है। इससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसके नीली पड़ सकती है, यहां तक कि इंसान कोमा में भी जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। ओपियोइड यानी नशीले पदार्थ वे दवाएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से अफीम के पौधे से प्राप्त तत्वों या उनके सिंथेटिक रूपों पर आधारित होती हैं। इनमें दर्द से राहत और यूफोरिया जैसी फीलिंग देने की क्षमता होती है, लेकिन ये नशे की लत पैदा कर सकती है। फेनेटाइल के अलावा अन्य ओपियोइड में ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन शामिल है। USA लंबे वक्त से ओपियोइड एपिडेमिक का सामना कर रहा है, जिसमें लोग दर्द निवारक दवाओं के आदी हो जाते हैं और जब उनकी उपलब्धता खत्म होती है तो वे अवैध ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक 2021 में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या 1999 की तुलना में 6 गुना ज्यादा थी। 2013 के बाद अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड से संबंधित मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण अवैध रूप से निर्मित फेनेटाइल है। अमेरिका ने फेनेटाइल की तस्करी के लिए मुख्य रूप से चीन और मैक्सिको को जिम्मेदार ठहराया। चीन ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। ट्रंप लंबे समय से चीन से आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि USA का मानना है कि चीन फेनेटाइल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2020 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीन से फेनेटाइल और उससे संबंधित पदार्थों की तस्करी इंटरनेशनल डाक सेवाओं और कुरियर कंपनियों के जरिए USA में की जाती थी। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि वुहान और शंघाई में कई चीनी कंपनीज ऐसे रसायनों का निर्माण कर रही हैं जिनका उपयोग सिंथेटिक ओपियोइड बनाने के लिए किया जाता है। चीन में निर्मित ये केमिकल मैक्सिको भेजे जाते हैं, वहां पर उन्हें टैबलेट के रूप में बदलकर अमेरिका में तस्करी की जाती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीनी सरकार इनडायरेक्टली फेनेटाइल उत्पादन को बढ़ावा देती है। ट्रंप का यह कदम फेनेटाइल के इस संकट को रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल टैरिफ लगाने से यह समस्या हल नहीं होगी, बल्कि USA को चीन और मैक्सिको के साथ मिलकर नशे की तस्करी को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने और घरेलू स्तर पर नशे की लत के कारणों को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। पहला सवाल, हालिया बजट घोषणा के मुताबिक मखाना बोर्ड की स्थापना कहां की जाएगी? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? दूसरा सवाल है, संख्या के लिहाज से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वेटलैंड है? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, पलार नदी किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? लद्दाख, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? सही जवाब है विकल्प सी यानी तमिलनाडु। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर हैं। सही कथनों को चुनना, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है। भारत को एक वैश्विक निकाय के गठन का गौरव हासिल हुआ है। जी हां, IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में बनाया गया है। इसके लॉन्च की घोषणा भारत द्वारा अप्रैल 2023 में की गई थी। अब ये ट्रीटी बेस्ड अलायंस 23 जनवरी 2025 को अस्तित्व में आ चुका है। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा अब की गई है। इसके स्थापना की पहल भारत के द्वारा की गई है। तो जो भी देश इस समझौते को रेटिफाई करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए डिपॉजिटरी का काम भारत के पास ही है। अभी तक 5 देशों ने इस समझौते को रेटिफाई किया है, जिसके बाद ही ये समझौता लागू हुआ। समझौते के फ्रेमवर्क के मुताबिक 5 देशों के द्वारा रेटिफाई होने पर ही इसे लागू किया जा सकता था। इन 5 देशों में निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया शामिल हैं। IBCA का मुख्य फोकस दुनिया के 7 मेजर बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। इनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ,
पूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर बीते साल सितंबर में IBCA को ज्वाइन किया था। यूनियन कैबिनेट ने फरवरी 2024 में IBCA के मुख्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। साथ ही 2023-24 से 2027-28 की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता को भी मंजूर किया था। हाल ही में लोकसभा में नैनो बबल तकनीक को लेकर एक सवाल किया गया था। इस सवाल का जवाब पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया, जिससे नैनो बबल तकनीक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आए। सबसे पहले समझते हैं कि नैनो बबल तकनीक आखिर है क्या। देखिए, नैनो बबल तकनीक वाटर ट्रीटमेंट का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए होता है। इसमें पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए छोटे बुलबुले या बबल का यूज किया जाता है। इस तकनीक का लाभ है कि ये दूषित पदार्थों को हटा सकती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकता है, फाइटोप्लैंक्टन को हटाने में मदद करती है और बायोफिल्म को कम करके पानी को जलीय जानवरों के लिए सुटेबल बनाती है। नैनो बबल तकनीक का एक फायदा ये भी है कि ये पूरी वाटर बॉडीज में समान रूप से वाटर को प्यूरिफाई करती है, जबकि परंपरागत तकनीक में पूरी वाटर बॉडी के पानी की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। नैनो बबल्स अभी तक ज्ञात सबसे छोटे बुलबुलों में से एक हैं। ये नमक के एक दाने से लगभग 2500 गुना छोटे होते हैं। इनका व्यास 200 नैनोमीटर से भी कम होता है। नैनो बबल्स न्यूट्रली बॉयंट होते हैं, यानी कि तटस्थ रूप से उत्प्लावक होते हैं। मतलब ये कि तटस्थ रूप से उत्प्लावक कण वे कण होते हैं जो किसी लिक्विड में रखे जाने पर न तो डूबते हैं और न ही ऊपर उठते हैं। वे द्रव के भीतर एक निश्चित गहराई पर स्थित रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। इन कणों को ये स्थिति तब हासिल होती है जब कणों का घनत्व आसपास के द्रव के घनत्व से बिल्कुल मेल खाता हो। नैनो बबल्स में एक क्वालिटी होती है कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब ये कि इन्हें पानी पसंद नहीं होता। इसके चलते ये पानी में मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को आसानी से हटा पाते हैं। देखिए, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नेशनल पार्क सेंचुरी का प्रबंधन किया जाता है और इसमें जल स्तर को बनाए रखना, वाटर सर्कुलेशन, सिल्ट रिमूवल के लिए कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भारत सरकार ने इसी के चलते वाटर ट्रीटमेंट के लिए नैनो बबल तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया है और ये देखना अभी बाकी है कि लंबे वक्त में इसके प्रयोग से जलीय जानवरों और जल की गुणवत्ता पर क्या असर होता है। यूनियन बजट 2025-26 की घोषणा हो चुकी है। आपको पता है, बजट में सरकार ने कॉटन यानी कपास की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन को शुरू करने की बात कही है। इस मिशन में कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाने और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कपास किस्मों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। सवाल यह है कि कपास की ELS किस्म को बढ़ावा देने की बात क्यों की गई है। देखिए, कॉटन की किस्मों को लंबाई के हिसाब से लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट में बांटा जाता है। भारत में उगाई जाने वाली कॉटन की किस्म गॉसिपियम हिर्सुटम है, जो कि कॉटन की मीडियम किस्म है। भारत में उगाई जाने वाली 96% कॉटन गॉसिपियम हिर्सुटम ही है, जिसमें रेशे की लंबाई 25 से 28.6 mm के बराबर होती है। वहीं ELS में रेशे की लंबाई 30 mm से ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर लंबे रेशे वाले कपास गॉसिपियम बारबाडेंस नाम की प्रजाति से हासिल होते हैं। गॉसिपियम बारबाडेंस को इजिप्टियन या पीमा कॉटन कहते हैं। इसका ऑरिजिन साउथ अमेरिका में हुआ था। वर्तमान में लंबे रेशे वाले कपास चीन, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाए जाते हैं। भारत में लंबे रेशे वाला कपास बहुत कम मात्रा में महाराष्ट्र के सांगली जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उगाया जाता है। लंबे रेशे वाले कपास को उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। भारत में इसका आयात किया जाता है। फिर सवाल यह है कि भारत में इसे बहुतायत में उगाया क्यों नहीं जाता। तो इसकी पहली वजह है कि उपज का कम होना। जहां मीडियम लंबाई के कपास की उपज प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल ही होती है, वहीं लंबे रेशे वाले कपास की उपज तो प्रति एकड़ केवल 7 से 8 क्विंटल ही होती है। दूसरी वजह है किसान इस प्रीमियम कॉटन को उगा लें, लेकिन उन्हें इसके प्रीमियम रेट पर खरीदार नहीं मिलते। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत किसानों को बेहतर तकनीक मुहैया कराई जाएगी और वर्तमान में कपास में भारत की प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। जैसे ब्राज़ील में प्रति एकड़ औसतन 20 क्विंटल उपज होती है और चीन में 15 क्विंटल उपज होती है। इस मिशन से बेहतर बीज, समय पर कृषि संबंधी सलाह और तकनीक अपनाने से इंडिया को भी इस मामले में सुधार करने और ELS कपास जैसी प्रीमियम किस्मों को उगाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। अब इसी कड़ी में गुजरात ने कॉमन सिविल कोड के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज
रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है। समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करके 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद राज्य सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक ऐसा कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर एक समान लागू होगा। वर्तमान में तो अलग अलग धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉज का पालन करते हैं। यूसीसी को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं। इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं होता। यूसीसी के मसले पर इंडिया में दो धड़े हैं। एक वर्ग है जो इसके फायदे बताता है, जैसे कि यूसीसी लागू करने से देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, इससे देश में समानता को बढ़ावा मिलेगा, इससे इंडिया के संविधान में वर्णित देश के सेकुलर आइडियल्स को लागू किया जा सकेगा। साथ ही अभी हर धार्मिक समुदाय के जो भी पर्सनल लॉज हैं वे पितृसत्तात्मक हैं, उनमें सुधार की जरूरत है। वहीं इसके नुकसान बताने वाला वर्ग मानता है कि यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, इससे देश की सांस्कृतिक विविधता को खतरा होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन देश में यूसीसी को लागू करने की जरूरत बता चुके हैं। पहला सवाल है, सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इंडिया मोरक्को, इंडिया मालदीव, इंडिया मॉरिशस या फिर इंडिया म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उगाए जाने वाले कपास में मुख्यतः लंबे रेशे वाले कपास को उगाया जाता है। लंबे रेशे वाले कपास की गुणवत्ता उच्च होती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हालिया बजट घोषणा के मुताबिक मखाना बोर्ड की स्थापना कहां की जाएगी? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। सही जवाब है विकल्प बी यानी बिहार। और अगला प्रश्न था, संख्या के लिहाज से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वेटलैंड स्थित हैं? ऑप्शंस थे तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। सही जवाब है तमिलनाडु यानी विकल्प ए। बीते 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया गया था। इस मौके पर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द इंडियन कैंसर सोसाइटी, द फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन ने एक कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन के जरिए भारत सरकार से कैंसर को एक नोटिफिएबल डिजीज यानी अधिसूचित रोग घोषित करने की मांग की जा रही है, जिससे कैंसर के डिटेक्शन, मैनेजमेंट और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। इस कैंपेन को यूनिटी टू नोटिफाई नाम दिया गया है। इस कैंपेन से रियल टाइम डेटा कलेक्शन किया जाएगा, जिससे इस बीमारी की गंभीरता और प्रभाव का सही अंदाजा लग सकेगा। इसमें कैंसर के लिए एक मानकीकृत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकेगा। इससे भारत ऑन्कोलॉजी रिसर्च में वैश्विक पटल पर स्थापित हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर किसी बीमारी को अधिसूचित बीमारी कहने से मतलब क्या है? जब किसी बीमारी को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना विधिक तौर पर लीगली कंपलसरी हो जाए तो ऐसी बीमारी को अधिसूचित बीमारी के दायरे में रखा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी हॉस्पिटल में कैंसर का कोई मामला आए तो उस मामले की डिटेल्स, मतलब किस स्टेज का कैंसर है, पेशेंट किस आयु वर्ग से है, कैंसर किस तरीके का है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन वगैरह, ये सभी जानकारियां पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिससे देश के लेवल पर इस बीमारी के सही कारण और ओवरऑल इम्पैक्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। टीबी, एड्स जैसी बीमारियां भारत में पहले से ही अधिसूचित बीमारी के तौर पर दर्ज हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि राज्यों ने पहले से ही कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 2022 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर संसदीय संयुक्त समिति ने भी कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने की सिफारिश की थी। यूनिटी टू नोटिफाई कैंपेन का मकसद यही है कि सरकार कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने के लिए कानून बनाए। आपको बता दें कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं। कैंसर ह्यूमन बॉडी में कहीं भी शुरू हो सकता है। देखिए, जब हमारी बॉडी की सेल्स ओल्ड हो जाती हैं या किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं तो सेल्स डिवीजन के जरिए नई सेल्स बनती हैं, जो इन पुरानी या डैमेज्ड सेल्स की जगह ले लेती हैं। लेकिन कई बार ये प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। हमारी बॉडी में डैमेज्ड सेल्स ही बढ़ने लगती हैं, जबकि उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए। ये सेल्स ट्यूमर बनाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के टिश्यूज यानी ऊतकों से बने लंप्स या गांठ होते हैं। ट्यूमर्स कैंसरकारी भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। कैंसर युक्त ट्यूमर्स आसपास के टिश्यूज में फैल जाते हैं। ये शरीर में दूर दूर तक जाकर नए ट्यूमर्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है।
WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट का नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 में गोल्ड की मांग में 5% की तेजी देखी गई। दावा किया जा रहा है कि साल 2025 में भारत में गोल्ड की मांग में और तेजी दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में इंडिया में गोल्ड की मांग 802.8 टन के आसपास रही है, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 761 टन के करीब था। हालांकि 2024 में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 2023 के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। वहीं 2024 में 2023 के मुकाबले गोल्ड के आयात में कमी दर्ज की गई है। 2024 में आरबीआई गोल्ड का एक महत्वपूर्ण खरीदार था, जिसने 73 टन के करीब सोना खरीदा था। यह आंकड़ा 2023 में खरीदे गए 16 टन गोल्ड की तुलना में 4 गुना अधिक था। भारत दुनिया में गोल्ड के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में बढ़ती समृद्धि गोल्ड की डिमांड में और तेजी ला रही है। देखिए, गोल्ड या सोना भारत की संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। भारतीय समाज में विवाह संबंधी रीति रिवाजों में गोल्ड उपहार के तौर पर दिया जाना जरूरी माना जाता है। भारत में सालाना सोने की मांग में लगभग 50% की हिस्सेदारी तो सिर्फ शादियों की है। आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का गठन 1987 में दुनिया की कुछ सबसे अग्रणी माइनिंग कंपनीज के द्वारा की गई थी। ये संस्था गोल्ड को एक रणनीतिक संपत्ति मानती है, साथ ही गोल्ड की सप्लाई चेन को जिम्मेदार और एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में 32 गोल्ड माइनिंग कंपनीज इस संस्था में सदस्य के तौर पर शामिल हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड ऑफिस है लंदन में। भारत में इसका ऑफिस मुंबई में है। 12 से 14 फरवरी 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दरअसल पीएम पेरिस में आयोजित हो रही एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके बाद वे यूएसए के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ट्रंप पीएम मोदी की यूएसए विजिट पर बयान दे चुके हैं। इस विजिट में सबसे अहम मुद्दा इंडिया यूएसए फ्री ट्रेड पैक्ट को बताया जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ किंग और अब्यूजर ऑफ टैरिफ जैसे नामों से नवाज चुके हैं। वे ब्रिक्स को 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। भारत ब्रिक्स का अहम हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को चीन, मैक्सिको और कनाडा के मामले में हकीकत में बदलते देखा जा चुका है। इसके बाद से ही इंडिया में इस बात को लेकर सहमति है कि दोनों देशों के मुद्दों को व्यापक तौर पर द्विपक्षीय तरीके से निपटाना जरूरी है। इंडिया और यूएसए के बीच $200 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार में भारत के सरप्लस को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूएई सहित अन्य देशों के साथ कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने अभी तक अपने सबसे महत्वपूर्ण साझेदार यूएसए के साथ वस्तुओं और सेवाओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। जो बाइडेन प्रशासन के वक्त यूएसए ने इंडिया के साथ विश्व व्यापार संगठन में 7 लंबित विवादों को सुलझाया था, लेकिन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हकीकत में नहीं बदल पाया। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की आने वाली मुलाकात इस समझौते की नींव रखने में मददगार साबित हो सकती है। गौरतलब है कि एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया समझौता है। मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें उनके आदान प्रदान को बाधित होने से बचाने के लिए न के बराबर या कोई सरकारी शुल्क या प्रतिबंध नहीं होते, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में बाधा पहुंचाने वाले कोई बैरियर्स नहीं होते। 5 से 7 फरवरी के दौरान एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आयोजित की जाने वाली है और इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कयास है कि एमपीसी द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी दर्ज की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये 5 सालों में पहला मौका होगा जब एमपीसी द्वारा रेपो रेट में कमी की जाएगी। रेपो रेट से क्या मतलब है? रेपो रेट से मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये रेट अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म लोन के लिए होती है। वहीं ये आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली एमपीसी की घोषणा भी होगी। अगर एमपीसी रेपो रेट को मौजूदा 6.5% से घटाकर 6.25% करती है तो रेपो रेट से जुड़े सभी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स EBLR में 25 बेसिस पॉइंट्स तक कमी हो जाएगी, जिससे उधार लेने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि उनकी ईएमआई में कमी आएगी। एमपीसी को यह घोषणा ऐसे मौके पर करनी है जब वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं, कुछ को धमकी दे चुके हैं। टैरिफ के डर से अन्य करेंसीज के मुकाबले डॉलर की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45GB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है।
पहली एमपीसी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। 6 सदस्य होते हैं इसमें। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य तो आरबीआई से होते हैं, बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करना है। एमपीसी पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2017 में एक सवाल पूछा गया था। आइए देखते हैं उसको। सवाल ये पूछा गया था कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है। यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। पहला सवाल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। सही कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल पूछा था मैंने, सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। भारत मोरक्को, भारत मालदीव, भारत मॉरिशस या फिर भारत म्यांमार। सही जवाब है इसका भारत और मालदीव। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उगाए जाने वाले कपास में मुख्यतः लंबे रेशे वाले कपास को उगाया जाता है। लंबे रेशे वाले कपास की गुणवत्ता उच्च होती है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के पहले दिन डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने का फैसला ले चुके थे। वर्तमान में यूएसए डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है, जो इसकी कुल फंडिंग का लगभग 18% योगदान देता है। यूएसए यदि इस संगठन से बाहर होगा तो फंडिंग पर भी असर दिखेगा और बिना फंड्स के डब्ल्यूएचओ दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर चल रहे अपने कामों को कैसे अंजाम दे पाएगा। डब्ल्यूएचओ यूएसए की सदस्यता त्यागे जाने के दुख से उबर ही पाता अभी कि उससे पहले अब खबर आ रही है कि अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ को छोड़ने का फैसला ले लिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई। वे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी माने जाते हैं। उनका फैसला ट्रंप से प्रभावित भी बताया जा रहा है। हालांकि अर्जेंटीना ने दलील दी है कि कोविड महामारी के दौरान डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रबंधन में बरते गए भेदभाव के चलते ये फैसला लिया गया है। अर्जेंटीना का कहना है कि डब्ल्यूएचओ की उस वक्त की गाइडलाइंस के चलते पूरी दुनिया मानव इतिहास की सबसे बड़ी बंदी यानी लॉकडाउन जैसे हालात झेलने को मजबूर हुई। गौरतलब है कि 2024-25 के लिए डब्ल्यूएचओ का बजट $6.9 बिलियन का है, जिसमें से अर्जेंटीना से $8 मिलियन के करीब फंडिंग हासिल होनी थी। यूएसए की तुलना में कम ही सही, लेकिन डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर असर तो होगा। अब एक बार डब्ल्यूएचओ की फंडिंग का सिस्टम समझ लेते हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ को फंडिंग 2 मेन सोर्स से हासिल होती है। एक तो सदस्य देश अपना निर्धारित कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान देते हैं। ये कंट्रीब्यूशन उनकी जीडीपी के आधार पर डिसाइड होता है, मतलब जितना बड़ा जीडीपी का आकार होगा उसी के हिसाब से योगदान। इसीलिए यूएसए का जाना डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। इस कंट्रीब्यूशन को सदस्य देश हर 2 साल पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अप्रूव भी करते हैं। इस फंडिंग से डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 20% हिस्सा हासिल होता है। दूसरा सोर्स है सदस्य देशों और अन्य सहयोगियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान। इस सोर्स में निजी क्षेत्र, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस और अन्य अंतर सरकारी संगठन शामिल होते हैं। इसमें सदस्य देश अपनी मर्जी से कितना भी योगदान दे सकते हैं। आपको बता दें कि 1948 में स्थापित डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाओं को पहुंचाना है। डब्ल्यूएचओ कई मुद्दों पर काम करता है, आपको पता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी ये संगठन जिम्मेदार है। 50501 मूवमेंट। सुनने में लग रहा है कि मैं इतिहास में हुए टोटल नंबर ऑफ प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, पर असल में 50501 मूवमेंट यूएसए में चल रहे एक प्रोटेस्ट का नाम है। इस प्रोटेस्ट का मतलब है 50 स्टेट 50 प्रोटेस्ट इन 1 डे। इसमें यूएसए के 50 राज्यों की राजधानियों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूएसए में शुरू किया गया ये एक ग्रास रूट मूवमेंट है, जिसे सोशल मीडिया के जरिए
बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में शामिल लोग ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए फैसलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इमिग्रेशन राइट्स, सरकारी जवाबदेही और प्रोजेक्ट 2025 का विरोध शामिल है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट 2025 में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन विरोध दर्ज कराने वालों का कहना है कि ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं वे प्रोजेक्ट 2025 की लाइंस पर ही हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट 2025 क्या भला है। देखिए, यूएसए में कंजर्वेटिव विचारधारा वाले वर्ग का मानना है कि लिबरल नेताओं ने यूएसए की स्थिति खराब कर दी है। उनका मानना है कि लिबरल विचारधारा लेफ्ट की आइडियोलॉजी को यूएसए पर थोप कर यूएसए को बर्बाद कर रही है। इसी के चलते एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने अप्रैल 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। प्रोजेक्ट 2025 को प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट के लिए 900 पेजेस में सुझाव और नीतियों का जिक्र किया गया था। हालांकि जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए भी नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट में तभी मेंशन कर दिया गया था कि यूएसए की सत्ता में कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट आएंगे। इसमें एफबीआई जैसी फेडरल एजेंसीज में बदलाव, शिक्षा विभाग को खत्म करने और अबॉर्शन पिल्स की फेडरल मंजूरी को बदलने, इस तरह के सुझाव दिए गए। साथ ही अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की भी बात कही गई है। आप बताइए, क्या प्रोजेक्ट 2025 नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप सरकार के फैसलों से मेल खाता है? यूनियन बजट 2025-26 में कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिनमें से एक है न्यूक्लियर मिशन। इस मिशन को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ जानकारियां भी दी हैं। जैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नाभिकीय ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। न्यूक्लियर एनर्जी के इसी महत्व को समझते हुए बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मकसद है घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को लागू करना। यूनियन बजट में इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ऑपरेशनल किया जा सके। एसएमआर ऐसे एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर कैपेसिटी प्रति यूनिट 300 मेगावाट होती है, जो कि पारंपरिक रिएक्टर्स के 1/3 के बराबर है। ये आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। एसएमआर के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटा होने के कारण इसे उन जगहों पर लगाया जा सकता है जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वक्त लगता है, जबकि फैक्ट्री असेंबल होने के चलते एसएमआर के निर्माण में कम वक्त लगता है। इनकी निर्माण लागत भी तुलनात्मक तौर पर कम है। इसके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ये मिशन भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने में भी मददगार होगा। 30 जनवरी 2025 तक भारत की परमाणु क्षमता 8180 मेगावाट रही है। इस मिशन को लागू करने के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इन एक्ट्स में संशोधन करके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूएन साल 2025 में अपनी स्थापना के 80 साल पूरे कर रहा है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। साल 2025 में यूएन के कई अहम सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। इनमें 4th कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट और 3rd यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस प्रमुख है। भारत की तरफ से इन सम्मेलनों में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कही गई है। साथ ही भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल समेत अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई है। देखिए, फिलेमोन यांग अफ्रीकी देश कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्हें जून 2024 में यूएनजीए के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। यांग के हालिया दौरे पर भारतीय राष्ट्रपति ने भारत और अफ्रीका के बीच एक मजबूत रिश्ते की बात कही है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। आपको बता दें कि यूएनजीए यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट की वैल्यू बराबर होती है। यूएनजीए के कुछ प्रमुख कामों की बात कर लें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। यह यूएन बजट को भी अप्रूव करती है। पहला सवाल, ब्रुसेलोसिस बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर प्रोटोजोआ?
अगला सवाल है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 संबंधित है। यूएसए में एक रिपब्लिक राष्ट्रपति को सत्ता में लाने से, यूएसए में परिवर्तन लाने के लिए एक कंजर्वेटिव प्लान से, नासा का यूएसए के आम नागरिकों को अंतरिक्ष में पर्यटन कराने के प्लान से, या फिर दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के विचार से। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आपको सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन गलत है, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प ए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी यानी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को छोड़ने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। उसके बाद यूएसए के नक्शे कदम पर चलते हुए इसके बेहद करीबी माने जाने वाले इजराइल ने भी यूएनएचआरसी को छोड़ने की बात कही। लेकिन इसके बाद यूएनएचआरसी की तरफ से बयान आया कि यूएसए तो यूएनएचआरसी का सदस्य ही नहीं है, तो कोई देश उस संस्था से अलग कैसे हो सकता है जिसकी मेंबरशिप ही उसके पास ना हो। दरअसल यूएसए 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक यूएनएचआरसी का सदस्य था। 1 जनवरी 2025 से यूएसए की एनएचआरसी में सदस्यता खत्म हो गई है। अब यूएसए भी यूएन के अन्य 193 देशों की तरह एक ऑब्जर्वर स्टेट है, तो इस तरह ऑब्जर्वर स्टेट किसी अंतर सरकारी संस्था को छोड़ने का दावा ही नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने जून 2018 में यूएसए को यूएनएचआरसी से बाहर कर लिया था, लेकिन फरवरी 2021 में जो बाइडेन प्रशासन ने वापस से काउंसिल को ज्वाइन करने की बात कही थी और जनवरी 2022 से यूएसए फिर से यूएनएचआरसी का सदस्य बन गया था। लेकिन ये मेंबरशिप 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो गई थी। देखिए, यूएनएचआरसी जेनेवा में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच है। यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र के भीतर मानवाधिकारों के लिए जिम्मेदार मुख्य अंतर सरकारी निकाय है। इसे 2006 में यूएनजीए द्वारा स्थापित किया गया था। ये दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी बैठक साल में 3 बार होती है। काउंसिल एक मैकेनिज्म फॉलो करती है, जैसे कि हर 4 साल पर यूएन के 193 देशों का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें इन देशों को बताना होता है कि वे मानवाधिकारों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कई बार काउंसिल कुछ देशों के लिए इन्वेस्टिगेटिव पैनल भी गठित करती है। इसके अलावा काउंसिल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी नियुक्त करती है। यूएनएचआरसी में 47 सीट्स हैं। इन सीट्स को 6 रीजनल डिवीजन्स में बांटा गया है। इनके चुनाव हर साल गुप्त मतदान के जरिए होते हैं। जिस सदस्य देश को चुनाव के जरिए चुना जाता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। यह सदस्यता लगातार 2 कार्यकाल तक सीमित है। इन सदस्यों का चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, जहां पर यूएन के 193 देशों में सबके वोट की वैल्यू बराबर है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह पहली एमपीसी बैठक थी। अनुमान के मुताबिक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से 6.25% कर दिया है। इससे पहले रेपो रेट में कमी साल 2020 में की गई थी। रेपो रेट से मतलब है उस दर से जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये रेट अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म लोन के लिए होती है। इससे उधार लेने वालों को राहत मिलती है क्योंकि उनकी ईएमआई में कमी आ जाती है। वहीं एचडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6% रखी गई है। देखिए, एचडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को आरबीआई ने अप्रैल 2022 में ही लॉन्च किया था। इसकी सिफारिश जनवरी 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति एक्सपर्ट कमिटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा की गई थी। 2018 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 में संशोधन किया गया। इसके बाद ही आरबीआई को इस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करने की शक्ति मिली। एचडीएफ को सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के मकसद से लाया गया है। दरअसल कई बार बैंक्स के पास जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है, तब क्या करते हैं वो, तब वे रिवर्स रेपो रेट के जरिए आरबीआई में ये पैसा जमा कराते हैं। एचडीएफ एक तरह से रिवर्स रेपो रेट का रिप्लेसमेंट है। इसमें बैंक्स को आरबीआई के पास कोलैटरल जमा नहीं करानी होगी। एमपीसी के मुताबिक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके और कम होने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन का टारगेट है 4%, लेकिन एमपीसी ने 2025 में इन्फ्लेशन 4.8% और 2026 में 4.2% के करीब आंकी है। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% के करीब अनुमानित है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बयान दिया है कि अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है।
आरबीआई का मैंडेट इन दोनों स्थितियों को सुनिश्चित करना है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बैंक से रिक्वेस्ट की है कि वे फंड्स को आरबीआई के पास जमा न करा के उसे आपसी व्यापार के लिए इस्तेमाल करें। बैठक के दौरान भारतीय बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नए एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन बैंक.in की भी घोषणा की गई है। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन अचीव किया है। दरअसल 31 जनवरी 2025 तक इंडिया ने सौर ऊर्जा क्षमता में 100.33 गीगावाट का आंकड़ा छू लिया। यह जानकारी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। भारत की यह उपलब्धि गेम चेंजर साबित होगी। देखिए, भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक हासिल करना है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसकी क्षमता में हुई यह वृद्धि भारत के टारगेट को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगी। बीते दशक में इंडिया ने सौर ऊर्जा क्षमता में 3450% की वृद्धि की है। 2014 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता महज 2.82 गीगावाट थी, जो कि 2025 में अब 100 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। इस दौरान भारत ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी बेहतर काम किया है। साल 2014 में भारत की सोलर मॉड्यूल के उत्पादन की कैपेसिटी महज 2 गीगावाट थी, जो कि 2024 में बढ़कर 60 गीगावाट हो गई है। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और ज़्यादा मात्रा वाला संसाधन है। सौर ऊर्जा की जितनी मात्रा पृथ्वी पर 1 घंटे में पहुंचती है, उतनी मात्रा की ज़रूरत सभी मानवीय गतिविधियों के लिए 1 साल में होती है। भारत में साल भर में तकरीबन 300 दिन सनी डेज यानी खिली धूप वाले होते हैं। हर दिन प्रति वर्ग किलोमीटर पर 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटे सूर्यातप हासिल होता है। यदि इस ऊर्जा का एफिशिएंटली दोहन कर लिया जाए तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों से आसानी से निपटा जा सकता है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन की चिंता भी नहीं करनी होगी। भारत में इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल है। 8 से 10 फरवरी के बीच IAHC यानी इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है और 32वें सत्र की मेजबानी नोएडा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज द्वारा की जाएगी। इसकी थीम रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर रखी गई है। थीम का मतलब यह है कि हमारे महाकाव्यों में जो विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं, उनको उजागर किया जाए। भारत में महाकाव्यों को परंपरागत रूप से काव्य कहा जाता है। भारत के 2 सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, जो कि संस्कृत में रचे गए थे, जिन्हें बाद में कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इन महाकाव्यों की कहानियों को कई कलाओं में देखा गया, मंदिरों की नक्काशी में, पेंटिंग्स में, नाटक के तौर पर, संगीत में। IAHC के इस सत्र में इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा। IAHC को 21 अप्रैल 1992 को गठित किया गया था। इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। इस संस्था का मकसद है कि जो भी विद्यार्थी और स्कॉलर्स एंटीक ऑब्जेक्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर के अध्ययन से जुड़े हैं, उन्हें एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। ये संस्था फाइन आर्ट से जुड़े विषयों पर अध्ययन भी करती है और उनसे जुड़े टॉपिक्स पर रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। पहला सवाल है, खबरों में रहा माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर म्यांमार? अगला सवाल है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूएन के सभी 193 सदस्यों को इसकी सदस्यता हासिल होती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ब्रुसेलोसिस बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? सही जवाब है बैक्टीरिया, यानी कि विकल्प ए। और अगला सवाल था, खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 संबंधित है यूएसए में एक रिपब्लिक राष्ट्रपति को सत्ता में लाने से, यूएसए में परिवर्तन लाने के लिए एक कंजर्वेटिव प्लान से, नासा के यूएसए के आम नागरिकों को अंतरिक्ष में पर्यटन कराने के प्लान से, दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित कराने के विचार से? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यूएसए में परिवर्तन लाने के लिए एक कंजर्वेटिव प्लान से। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।